नमस्कार दोस्तों। ओके, समय का आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है मेरी। ओके, नमस्कार दोस्तों। मैं आज टॉपिक पे प्रेजेंट करने वाला हूँ जिसका नाम है एविडेंस बेस्ड योगिक पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल के साथ में कि सोचिए कि एक भाई बहन है। एक का नाम चीना है, एक का नाम सजल है। और चीना और सजल के बीच में झगड़ा हो जाता है जब उनके पेरेंट्स नहीं हैं। तो चीना को भी डर है कि जब उसके पेरेंट्स आएंगे तो सजल पापा से शिकायत कर देगा। और वहीं सजल को भी डर है कि पापा आएंगे तो चीना शिकायत कर देगी। तो वो दोनों क्या करते हैं, अपने कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि जब पापा आएंगे या मम्मी आएंगे या पेरेंट्स दोनों आएंगे तो वो किस तरीके से शिकायत करेंगे, या फिर किसी ने पहले शिकायत कर दी तो वो क्या सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, क्या बोलेंगे कि नहीं मैंने स्टार्ट नहीं किया, झगड़ा उसने स्टार्ट किया, उसने मुझे मारा, मैंने तो अपने आप को सिर्फ बचा रहा था या बचा रही थी। तो मेन क्या हुआ, एक सिचुएशन क्या हुई, दो भाई बहन हैं, उनके बीच में झगड़ा हुआ। और उस सिचुएशन को डील करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ टेक्निक्स बनाना शुरू की, कुछ रेस्पॉन्स करना शुरू किया कि हमें कैसे बचना है। तो वो जो रेस्पॉन्स है, जो हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, डर लग भी हो सकता है कि पापा मारेंगे तो डर भी लगे। तो वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो साइकोलॉजिकल चेंजेस हो या इमोशनल चेंजेस हो, वो ही क्या है, स्ट्रेस है। सिंपल से शब्दों में बोलें कि जब भी कोई ऐसी डिमांड आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिस सिचुएशन में हमें हमारी बॉडी को कुछ रिएक्ट करना पड़ता है, कुछ रेस्पॉन्स करना पड़ता है, कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, उसी एक्टिविटी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। यदि मैं उसको प्रॉपरली मैं डिफाइन करूँ तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज़ द बॉडीज रिएक्शन टू एनी चेंज दैट रिक्वायर्स एन एडजस्टमेंट और रेस्पॉन्स। वहीं एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनको हम लोग हेंसिले के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था स्ट्रेस इज़ द नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ओके, हम स्ट्रेस क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे आज ही आप लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ा होगा, एक बॉलीवुड एक्टर थे सुशांत सिंह, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो क्यों स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट है, क्यों स्ट्रेस के ऊपर हम लोग यूजुअली एम्फेसिस करते हैं? क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँगा कि जैसे एक इंश्योरेंस एजेंसी है सिग्ना टीटीके, उसने एक बार स्टडी की थी और उसने पाया कि इंडिया में 89% लोगों ने स्ट्रेस रिपोर्ट किया था कि उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में स्ट्रेस को फील किया है, जो कि हमारा जो वर्ल्ड वाइड जो रेशो था वो जो कि 86% था, उससे ज़्यादा था। या WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में सुसाइडल अटैक्स या जो सुसाइड्स होती हैं उसकी वजह से लगभग 1,70,000 लोग हर साल मर जाते हैं। अभी हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कोविड-19, करंट सिचुएशन क्या है कि अभी कुछ थाउजेंड्स लोगों की डेथ हुई है। हालांकि वो एक अलग फैक्टर है, अलग सिचुएशन है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से
हर साल लगभग 1,70,000 लोगों की डेथ होती है। तो स्ट्रेस अपने आप में कितनी सीरियस सिचुएशन है। तो इसी वजह से हम लोग स्ट्रेस के बारे में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। अब फिर स्ट्रेस, कुछ लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं स्ट्रेस इज गुड और बैड। तो उसके बारे में भी अभी हम लोग स्टडी करेंगे, इज गुड और बैड। या फिर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, व्हाट हैपन्स टू द बॉडी। ओके, जब हम लोग स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली 2 टाइप हम लोग पढ़ते हैं, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। एक को हम लोग अच्छा स्ट्रेस बोलते हैं, एक को हम लोग नेगेटिव स्ट्रेस बोलते हैं या बुरा स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, इसके बाद फिर अभी हम लोग कुछ टॉपिक्स को बीच बीच में मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग उनको आगे डिस्कस करेंगे। जब भी हमारे सामने स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तो हम लोग उसको किस तरीके से डील करते हैं, रेस्पॉन्स किस तरीके से करते हैं। हम जब बुक्स में पढ़ते हैं तो हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं कि स्ट्रेस की वजह से 2 तरीके के रेस्पॉन्स होते हैं, या तो आइदर फाइट रेस्पॉन्स होता है और फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है। लेकिन धीरे धीरे अभी साइकोलॉजिस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं, एक तीसरा रेस्पॉन्स और होता है जिसको हम लोग फ्रीज बोलते हैं। सोचिए कभी आपने नाइट में हाईवे पे आप अपनी कार चला रहे हैं और कभी एक खरगोश सामने आ जाता है उस हाईवे पे, तो क्या होता है, खरगोश उस हेडलाइट की जो रोशनी जो होती है, लाइट है, उसके आगे आगे भाग रहा होता है। वहीं यदि एक डियर उस रोड पे खड़ा हुआ है, जैसे ही वो लाइट आएगी तो क्या होता है, वो वहीं खड़ा हो जाता है, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। तो मीन क्या हुआ, या फिर क्या हुआ, भाग गए। या फिर कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं, जैसे यूजुअली अभी कुछ दिन पहले हम लोग एलिफेंट्स वगैरह के बारे काफ़ी फेमस हुए थे कुछ इंसिडेंसेस। आप उनके वीडियोस देखेंगे तो जैसे ही कोई व्हीकल आता है तो वो क्या करते हैं, वो रिवर्स अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि कोई सिचुएशन हुई तो हम लोग 3 तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं। फाइट, यानी कि जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं उस सिचुएशन में। फ्लाइट, यानी कि जो सिचुएशन है जिसकी वजह से स्ट्रेस हुआ है उससे हमें जैसे उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। और एक थर्ड सिचुएशन होती है फ्रीज, यानी कि हमें समझ में ही नहीं आता हमें करना क्या। तो हमारा जो ब्रेन होता है या फिर जो हमारा जो रिएक्शन टाइम होता है, रेस्पॉन्स टाइम होता है, हम रेस्पॉन्स ही नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फ्रीज सिचुएशन। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है, क्या स्ट्रेस कोई स्पेसिफिक एज है, जैसे किस लाइफ के किस स्टेज में स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो सकता है। उस स्टेज से जब एक बच्चा सोचना शुरू करता है, जब उसके अंदर इमोशंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके अंदर थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम से, उस टाइम पीरियड से किसी की डेथ तक किसी भी सिचुएशन में स्ट्रेस हो सकता है। यदि मैं अभी कोविड-19 के हिसाब से यदि मैं स्ट्रेस बताऊं कि कौन सा स्ट्रेस अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, तो मेरे हिसाब से 3 स्ट्रेस हैं, 3 स्ट्रेस के कुछ टाइप्स हैं जो सबसे ज़्यादा हम लोग फील कर रहे हैं। जैसे कि टेक्नो स्ट्रेस मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से जब हमें स्ट्रेस हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली मोबाइल पे अपनी अटेंडेंस देनी है, क्लासेस अटेंड करनी है, सिमिलर वाइज टीचर्स को क्लासेस कंटिन्यूसली कंडक्ट करानी है। तो और ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि जब हम लोग कंटिन्यूसली जब हम लोग किसी भी स्क्रीन पे देखते हैं तो हमारी आइज़ में स्ट्रेन हो सकता है और बहुत सारी विजुअल डिस्कम्फर्ट और बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो एक स्ट्रेस है। सेकंड, अभी जो इकोनॉमिकल जो भी फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, जो डाउन जो जा रहा है स्पेशली, उसकी वजह से ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जॉब्स में अनसर्टेनिटी है, कोई कुछ नहीं कह सकता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, आपकी जॉब अगले 1 महीने बाद रहेगी नहीं रहेगी, कुछ नहीं कह सकते। तो वो जो अनसर्टेनिटी सिचुएशन है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, आपको डेडिकेशन के साथ ज़्यादा काम करना है। एक मेंटल सेट ये भी है कि नहीं, हमें ऐसा कोई चांस नहीं देना है कि हमारा जो एम्प्लॉयर है उसको एक कमी निकालने का मौका मिल जाए, नहीं आपके अंदर ये कमी है तो इस वजह से हम आपको बाहर कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा डिमांड है, परफॉर्मेंस की डिमांड है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है।
और थर्ड नंबर पे यदि मैं बोलूँ तो पैनिक का जो PTSD जिसको हम लोग बोलते हैं यूजुअली, उसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। राइट, ओके। अब फिर है हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है कि जब भी स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, क्या चेंजेस कौन कौन से होते हैं। इसके लिए मैं पुरानी कुछ हिस्ट्री में जाऊंगा कि जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमंस कभी आदि मानव की तरह रहते थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे। जैसे ही पेड़ के नीचे उतरे तो एक सर्वाइवर फॉर द फिटेस्ट होता था, कोई सा भी जंगली जानवर आपके ऊपर अटैक कर सकता था। तो तब से हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा अडप्टेशन हुआ है कि जब भी हमारे अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, तो हमारी बॉडी हमेशा उसी तरीके से काम करती है कि जैसे हमारी सर्वाइवल को कुछ खतरा है, हमारे बायोलॉजिकल थ्रेटन उसको बोलते हैं, हमारी बायोलॉजी को, हमारी सर्वाइवल को खतरा है, तो हमारी बॉडी उसी हिसाब से एक्टिविटी करना शुरू कर देती है कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कम से कम नुकसान हो, जो भी पॉसिबल हार्म्स हो सकते हैं। ब्लड बह जो जैसे पहले टाइम का था, ब्लड बह सकता है और नुकसान हो सकता है, तो उससे बचने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो तो उसके लिए क्या होता है, कुछ ज़रूरत पड़ती है ताकि हम लोग जो है हम हमारी बॉडी को बचा सकें। तो उसी प्रिंसिपल पे क्या होता है, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा उस फिजियोलॉजी में नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से वो रिएक्शंस होती हैं। सिंपल वे में बोला जाए तो एक कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जिसमें मैन होता है, एक एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और एक कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एड्रेनलिन का काम क्या होता है, हमें उस फाइट के लिए तैयार करना। वो ब्लड सर्कुलेशन को, या वो क्या करता है, हमारे सिंपैथेटिक अराउजल एक कुछ नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जो हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है कि जिसकी वजह से हम एनर्जाइज होकर उसको काम करें। और कॉर्टिसोल का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की जो एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो उस लेवल से कहा जा सकता है कि जो मैंने पहला क्वेश्चन था, स्ट्रेस इज गुड और बैड, यदि उस बेसिस पे देखा जाए तो स्ट्रेस क्या होता है, इज गुड, लेकिन कब, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यदि वो स्ट्रेस है, क्रोनिक, जिसको हम लोग क्रोनिक स्ट्रेस होता है, तो वो नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि क्रोनिक स्ट्रेस जो एनर्जी की प्रोडक्शन होता है, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ के हम लोग रिस्क में चले जाते हैं। जैसे कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इंटरप्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है हमारा, जिसमें हार्ट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस होते हैं, वो इंटरप्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका सिक्रेशन बंद हो जाता है या फिर कमी हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, अल्टीमेटली किसी ना किसी डिजीज़ को प्रोवोक करते हैं। और ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि जब स्ट्रेस हमें कंटिन्यूसली रहे तो उसकी वजह से हमें एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं और डिप्रेशन भी हो सकता है। तो यहाँ तक के टॉपिक्स मेरे हिसाब से क्लियर होंगे। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस अच्छा है, बेकार है, कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं, किस स्टेज में हो सकता है या नहीं हो सकता है। चूँकि मैंने बताया कि प्रिविलेंस बताई, या स्ट्रेस कंटिन्यूसली रहेगा तो वो बहुत सारी डिजीज़ का कारण बन सकता है। इसलिए हमें क्या करना होता है, स्ट्रेस को मैनेज करना होता है। स्ट्रेस को मैनेज करने का मतलब क्या हुआ कि ध्यान होगा, मैंने जो पहला एग्जाम्पल दिया तो उस एग्जाम्पल में क्या हुआ था कि बच्चे सोच रहे हैं कि हमें किस तरीके से उस सिचुएशन को डील करना है। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, उस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग क्या है, एक हमारा साइकोलॉजिकल थॉट है कि नहीं पापा डांटेंगे, पापा ने मारा तो, मम्मी ने मारा तो, उन्होंने ऐसे किया तो, ऐसे किया तो। जितना ज़्यादा हम सोचेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हम उसके लिए रेस्पॉन्स करेंगे, राइट।
तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में जब भी हम लोग कोई भी टेक्निक की बात करें तो मेनली दो चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि जो परसेप्शन जो है, जो हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल थॉट्स चल रहे हैं, उन थॉट्स को क्या करना है, कमी लेके आनी है, ताकि हम जो पॉसिबल जो रेस्पॉन्स कर रहे हैं उस रेस्पॉन्स में कमी लेके आ सकें। और दूसरा, क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से जो भी पॉसिबल बीमारियां जो हो सकती हैं, उन बीमारियों की इंटेंसिटी जो है या अमाउंट जो है उसको हम लोग कम कर सकें। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के दो मेन पर्पस होते हैं। ये दो तरीके से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ओके, अब यदि मैं बात करूं कि स्ट्रेस, चूँकि मैंने बोला है कि मैं एविडेंस बेस्ड बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग योगा से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, तो मॉडर्न साइंस में किस तरीके से हम लोग स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से असेस कर सकते हैं। तो यूजुअली असेसमेंट के दो तरीके होते हैं, एक सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। सब्जेक्टिव असेसमेंट यानी कि हमने कोई साइकोलॉजिकल फॉर्म लिया, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ में क्वेश्चनर्स बोलते हैं। तो स्ट्रेस रिलेटेड कोई क्वेश्चनर फिल कराया किसी भी पर्सन से, जिससे भी हमें फिल कराना है, और उसने जो भी रेस्पॉन्स किया, उस रेस्पॉन्स के बेसिस पे हम बता देते हैं कि इसको स्ट्रेस है या नहीं है, माइल्ड स्ट्रेस है, मॉडरेट स्ट्रेस है या सीवियर स्ट्रेस है। उसके अलग अलग लेवल्स को हम लोग बता सकते हैं। वहीं हम कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ब्लड टेस्ट एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। मैंने किसी का डायबिटीज़ या ब्लड शुगर मेजर किया, उसके ब्लड में से अमाउंट निकाला, तो वो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट का एग्जांपल है। सेम ऐसे ही स्ट्रेस को मेजर करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं। स्पेशली कौन कौन से, जैसे मैंने बताया था कि जब एड्रेनलिन के टाइम पे हमारे अंदर सिंपैथेटिक अराउजल होता है, यानी कि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आइज़ के जो प्यूपिल्स होते हैं उनका डायलेशन बढ़ जाता है, बीट बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरीके से जो भी चेंजेस आते हैं वो सब हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। और स्ट्रेस को भी हम उन्हीं मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। चूँकि वो डायरेक्टली स्ट्रेस से लिंक, स्ट्रेस का पैरामीटर नहीं होता, तो इसलिए हम उन्हें स्ट्रेस इंडिकेटर्स कहते हैं। तो स्ट्रेस को मेजर करने के लिए दोनों तरीके होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिनमें से एक है योगा। योगा को हम लोग माइंड बॉडी मेडिसिन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्पेशल योगा में स्पेशली जो प्राणायाम होता है, प्राणायाम के बारे में बोला जाता है कि वो हमारी माइंड और बॉडी के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। कि और ऐसा मानते हैं कि यदि हम लोग हमारी माइंड को कंट्रोल कर लेंगे तो हम हमारी बॉडी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो योग के हिसाब से स्ट्रेस को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, सबसे पहले मैं 2-3 कंसेप्ट को बोलूँगा कि किस तरीके से स्ट्रेस को डिफ़ाइन किया गया है योगिक कंसेप्ट में, थ्योरी में। योगा में कुछ टर्म्स होती हैं जिनको हम लोग क्लेश बोलते हैं, पंच क्लेश यूजुअली जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि जिसमें आता है राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, ठीक है। यानी कि जैसे कि कारण कौन सा हुआ, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता और अविद्या। जैसे राग का मतलब क्या हुआ, अटैचमेंट, ठीक है। या फिर हमें क्या कर रहा है, एक में क्या होता है कि हमें यदि हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, वो एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। यदि हम किसी से हेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसलाइक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है, स्ट्रेस होता है। या फिर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अहम वाली फीलिंग है, आईनेस वाली फीलिंग है, उसकी वजह से भी क्या होता है, स्ट्रेस होता है। या फिर हमें फियर है, स्पेशली फियर किसका, डेथ का फियर है या किसी भी चीज़ का फियर है, उस फियर की वजह से भी क्या होता है, हमें स्ट्रेस हो सकता है। और लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञान की वजह से, अविद्या की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। तो इनको हम लोग पंच क्लेश बोलते हैं योगा में। तो स्ट्रेस का एक कारण क्या है, जो पंच क्लेश होते हैं, ये स्ट्रेस का एक कारण है। दूसरा, कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जब भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं या एंजाइटी में होती है तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। आप सोचो कि जब हम बहुत ज़्यादा काम में कहीं बिजी हैं
और कहीं हमें जाना पड़ रहा है तो अचानक हमारी स्पीड बढ़ जाती। तो योग में क्या कहते हैं कि एंजाइटी या स्ट्रेस की एक पहचान क्या है, स्पीड। और योग में क्या होता है, आप उसको स्पीड को हम लोग कम करते हैं। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके अंदर स्ट्रेस होने के। तीसरा कंसेप्ट क्या है स्ट्रेस का, जो कि मेनली भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, रेपिटेटिव थिंकिंग करते हैं, तो वो अल्टीमेटली क्या करती है, वो अटैचमेंट में डेवलप होना स्टार्ट होती है। जहाँ अटैचमेंट होता है वहाँ डिजायर होती है, और जहाँ डिजायर हो जाती है वहाँ पे क्या होता है, लेक ऑफ अवेयरनेस डेवलप होना स्टार्ट होती है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, आपके अंदर स्ट्रेस या फिर जो नेगेटिव साइकोलॉजिकल थॉट्स हैं उनको डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। तो योगिक थ्योरी के हिसाब से स्ट्रेस के मेनली 3 कारण हैं, पंच क्लेश, स्पीड और रेपिटेटिव थिंकिंग टू एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रेस का कारण हुआ। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से योगा में ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट दिए गए हैं कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम इस स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। जैसे पतंजलि योग सूत्र का एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर के वर्स 9 में लिखा हुआ है कि जितना ज़्यादा जैसे जैसे हम लोग योगा की प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारे अंदर जो फियर ऑफ डेथ है, जिसको अभिनिवेश बोला गया है, वो कम होता चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक स्टडी थी जो कि एक जर्नल है परसेप्शन एंड मोटर स्किल, उसमें एक पेपर पब्लिश हुआ था कि एक ग्रुप था, उसको क्या 2 ग्रुप्स योगा थ्योरी सुनाई गई थी 2 घंटे के लिए लगातार, और उनके अंदर 2 घंटे के बाद में जो उनका एंजाइटी का जो लेवल था उसमें डिक्रीज़ हो गया था, रिडक्शन हो गया था। ठीक है, इसके अलावा तीसरा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है कि कुछ थ्योरीज बोलती हैं कि जब हम लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो हमारा जो वे ऑफ परसेप्शन होता है, परसेप्शन का जो तरीका होता है, हमारी थिंकिंग स्टाइल जो होती है उसमें चेंजेस लेके आ जाता है। और वो चेंजेस क्या होता है, जैसा कि मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट का फर्स्ट में बताया था, हम परसेप्शन की वजह से, साइकोलॉजिकल थॉट्स की वजह से भी स्ट्रेस होता है, तो हम वहाँ पे उन थॉट्स में कमी लेके आएँ या उन थॉट्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर दें तो हम स्ट्रेस में क्या कर सकते हैं, कमी लेके आ सकते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ स्टडीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से जो योगा प्रैक्टिसेस होती हैं वो स्ट्रेस को रिडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। जब हम लोग योगा प्रैक्टिस की बात करते हैं या योगा आसन्स की बात करते हैं तो उसमें हम लोग मेनली 4 चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि रिलैक्सेशन, अवेयरनेस, ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग। जब भी हम लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं तो 4 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। रिलैक्सेशन, हम रिलैक्स मोड में होते हैं, अवेयर होते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अवेयर होते हैं हमारी ब्रीदिंग के लिए, और साथ में स्ट्रेचिंग करते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं आपको कुछ एविडेंस बताऊंगा कि किस तरीके से कुछ स्टडीज़ हुई हैं जो बताती हैं कि उनसे स्ट्रेस के में रिडक्शन होता है। जैसे मैंने बताया था कि जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है तो उससे 3 चीज़ें मेनली होती हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके सीक्रेशंस में इंटरप्शन हो जाता है। जो कुछ पॉजिटिव जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके सीक्रेशन में कुछ कमी होती है। तो जैसे एक स्टडी हुई थी, मेडिकल हाइपोथेसिस करके एक जर्नल है, उसमें एक स्टडी हुई थी 2003 में। तो उसमें क्या किया था, जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट जो मेडिटेटर्स होते हैं उनके अंदर स्टडी की गई थी। उनको पहले 2 फेज़ में स्टडी हुई थी, उनको कंपेयर किया गया था मेडिटेटर्स और नॉन मेडिटेटर्स के बीच में। तो उस स्टडी में पाया कि उनके अंदर जो मेडिटेटर्स थे उनके जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जिसको हम लोग फॉरहेड वाला जो एरिया होता है, उस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर उनके ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में ज़्यादा था। और फिर सेकंड फेज़ में क्या किया, उनको मेडिटेशन कराया मेडिटेटर्स को, और फिर उसके बाद में उनका जो उनको कुछ अटेंशन टास्क दिया गया था करने के लिए,
और ये पाया कि जब उनको अटेंशन टास्क दे रहे हैं तो कंट्रोल ग्रुप जो था उसके कंपैरिजन में उनके अंदर CBF सेरिब्रल ब्लड फ्लो का अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया था। और कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि जब हम ब्रेन के अंदर CBF यानी कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो का अमाउंट बढ़ता है तो उसकी वजह से एक गामा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसकी जो होता है गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड का सीक्रेशन जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हैप्पीनेस होती है। पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स में काउंट होता है गाबा। तो वो स्टडी क्या कहती है कि जो मेडिटेटर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स होते हैं, उनके अंदर गाबा न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। एक स्टडी कहती है कि जब हम लोग योग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हार्ट के अंदर जो अडेप्टेशन होता है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होता है अडेप्टेशन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास कुछ स्टडीज़ में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा एक स्टडी हुई थी जिसने भी मेडिटेशन के ऊपर स्टडी की थी। वो स्टडी पब्लिश है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट में। इस स्टडी में पाया गया कि जो लोग मेडिटेटर्स होते हैं, इन्होंने एक साइक्लिक मेडिटेशन कराया था। साइक्लिक मेडिटेशन से जो मेडिटेटर्स थे उनके अंदर सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम था, जो हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है, उसमें कमी आई थी। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था, जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, उसमें इंक्रीज़ हो गया था। ठीक है, सिंपैथेटिक कम हुआ था और पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज़ हुआ था। इसके अलावा एक स्टडी थी जो कि इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस में पब्लिश हुई थी कि केवल नॉर्मल पॉपुलेशन में स्ट्रेस इफेक्टिव नहीं है। जो एक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है जिसको जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, PTSD, उसको लेके एक स्टडी कराई गई थी। जो बिहार में चूँकि फ्लड आता रहता है, तो एक बार बिहार फ्लड के बाद में एक ग्रुप को PTSD उनका मेजर किया गया था। और 1 महीने की योगा प्रैक्टिस कराने के बाद में जो असेसमेंट आया था, उसमें जो कंट्रोल ग्रुप था उसके कंपैरिजन में योगा ग्रुप में जो PTSD था वो कम हो गया था, एंजाइटी का लेवल कम हो गया था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का जो अमाउंट था वो कम हो गया था 1 महीने की योगा प्रैक्टिस के बाद में। इसके अलावा जो योगा प्रैक्टिस है वो या फिर जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होती हैं वो जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है या जो हमारी हार्ट रेट होती है उसमें भी कुछ चेंजेस लेके आते हैं। जैसे कि एक स्टडी पब्लिश हुई थी, JACM एक जर्नल है, जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई थी कि मेडिटेशन करने के बाद में GSR एक इंडिकेटर होता है, पैरामीटर होता है, गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स, उसमें कमी आ गई थी। ये सब इंडिकेटर्स हैं हमारे सिंपैथेटिक अराउजल के, यानी कि स्ट्रेस इंडिकेटर्स हैं। ब्रेथ रेट में कमी हो गई थी, हार्ट रेट में कमी हो गई थी, और एक वेरिएबल है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV। और HRV को जब मेजर किया गया था तो उसमें सेम रिजल्ट आया जो पहले थे कि सिंपैथेटिक जो था वो कम हो गया था और पैरासिम्पैथेटिक का अमाउंट बढ़ गया था। फिर मैंने बात की थी, जैसे पिछले कुछ स्टडीज़ में मैंने बात की थी कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस की बात की थी, तो ऐसी कुछ स्टडीज़ भी हैं। जैसे सबसे रिसेंट एक स्टडी वर्क एक जर्नल है, उसमें 2009 में ही एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें मैं भी एक ऑथर था। टीचर्स के अंदर आफ्टर 10 डेज योगा प्रैक्टिस, स्कूल टीचर्स के अंदर जो उनका एंजाइटी का लेवल था वो कम हो गया था और जो मेंटल वेलबींग थी वो बढ़ गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी। सेम ऐसे ही एक स्टडी थी जिसको जो हम लोगों ने बॉर्डर BSF पे किया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो उनके अंदर भी 10 डेज़ का जो योगा प्रैक्टिस थी, उसमें योगा प्रैक्टिस, उसमें पूरा योगा पैकेज था, कुछ आसन थे, कुछ प्राणायाम थे, कुछ मेडिटेशन था, योग निद्रा थी। तो वो योगा प्रैक्टिस करने के बाद में जो अमाउंट था
उनके अंदर सेम एंजाइटी और स्ट्रेस जो था वो कम हो गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जब हम लोग योगा प्रैक्टिस की बात करते हैं, जिसमें आसन आते हैं, प्राणायाम आते हैं या मेडिटेशन आता है, ना केवल इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है, बल्कि जब हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो हमारी बॉडी में इस तरीके से चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और मैंने बताया था कि स्ट्रेस को रिडक्शन क्यों ज़रूरी है या स्ट्रेस को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है। तो उसके पीछे रीज़न है कि यदि लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेस होता है तो वो हमारे अंदर कई सारी डिजीज़ प्रवोक कर सकता है, कई सारी डिजीज़ का कारण हो सकता है, या फिर इसके अलावा हमारी जो परफॉर्मेंस होती है उस परफॉर्मेंस को कम कर सकता है, और एक टाइम के बाद में हमारे अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन को भी इंक्रीज़ कर सकता है। तो मेरी तरफ से ये कंप्लीट हुआ कि मैंने कुछ स्टडीज़ का सहारा लिया कि स्ट्रेस क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस को मैनेज करना, और कुछ मैंने स्टडीज़ का सहारा लिया कि किस तरीके से कि क्या क्या एविडेंसेस अवेलेबल हैं कि जो कि कहते हैं कि स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि स्ट्रेस की वजह से जो कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है उसमें भी कमी आ जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स इंक्रीज होते हैं, जैसे कि डोपामिन के ऊपर स्टडी है, गावा के ऊपर स्टडी है, सेरोटोनिन का सीक्रेशन इंक्रीज़ होता है, एंडोर्फिन का सीक्रेशन इंक्रीज़ होता है, ये सभी पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स में काउंट होते हैं। इसके अलावा जो डिजीज़ होती है जैसे कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ होती है, तो बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि जब हम लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं तो डायबिटीज़ जो होती है उसको हम लोग डायबिटीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं, कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं या उनकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। थैंक यू।